टॉपिक है बैंक समाधान विवरण, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अधिकांश व्यापारी अपना चालू खाता बैंक में रखते हैं तथा बैंक संबंधी जितने भी लेन देन होते हैं उन सबका लेन देन वह अपनी रोकड़ पुस्तक में रखते हैं। बैंक में रुपया जमा करने पर बैंक ग्राहक को एक पासबुक देता है। उस पासबुक में जितना रुपया व्यापारी जमा करता है उसका लेखा होता है, जितना रुपया निकालता है उसका लेखा होता है, कितना रुपया शेष है वो उसमें अंकित रहता है। व्यापारी अपने यहाँ पर ये सब रोकड़ बही में संभाल कर रखता है। कुछ निश्चित तिथि के बाद व्यापारी की जिज्ञासा होती है कि मैं अपना रोकड़ बही का शेष पासबुक के शेष से मिला कर देगा। व्यापारी जब अपनी पासबुक का शेष रोकड़ बही के शेष से मिलाता है तो अधिकतर वे समान नहीं है, जबकि वो समान आना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से वो समान नहीं आता। ये अशुद्धि नहीं है, ये कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं, विशेष कारण हो जाते हैं जिसके कारण रोकड़ बही का और पासबुक का मिलान नहीं हो पाता। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे व्यापारी ने एक चेक किसी अपने लेनदार को काटा, लेनदार उसका पेमेंट लेने नहीं पहुंचा। जिस दिन हम मिलान कर रहे हैं, जिस दिन हम बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं, उस तिथि तक लेनदार अपने चेक का भुगतान लेने के लिए नहीं पहुंचा। अंतर आ जाएगा, बैंक में जमा राशि ज़्यादा होगी क्योंकि भुगतान लेने बैंक में पहुंचा नहीं है, लेकिन हमारी जो कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर बैलेंस कम होगा। तो ये अंतर हो गया, ये कोई अशुद्धि नहीं थी, ये एक कारण है। ऐसे विभिन्न कारण होते हैं जिनके कारण रोकड़ बही में और पासबुक में दोनों का मिलान एक जैसा नहीं हो पाता। इस एक जैसे मिलान करने के लिए दोनों का आपस में एक ही बैलेंस आ जाए, इसको बनाने के लिए हम एक विवरण बनाते हैं जिसे कहते हैं बैंक समाधान विवरण। बैंक समाधान विवरण क्या हुआ? बैंक समाधान विवरण ऐसा विवरण पत्र है जो कि पासबुक तथा रोकड़ बही के बैंक खाने के शेषों का मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण किसे कहेंगे? बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो पासबुक तथा रोकड़ बही के बैंक खाने के शेषों का मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है। ये हो गया आपका बैंक समाधान विवरण का अर्थ और बैंक समाधान विवरण। अब आते हैं बैंक समाधान विवरण बनाने की क्या उद्देश्य है। बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है? बैंक समाधान विवरण बनाना अनिवार्य नहीं, ये एक व्यापारी पर निर्भर करता है। अगर वो ये खाते तैयार करना चाहे तो करे, अगर वो ना ही तैयार करना चाहे तो ये खाते बनाना आवश्यक नहीं है, ये स्टेटमेंट बनाना आवश्यक नहीं है। बैंक समाधान विवरण बनाने की उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाता है बैंक समाधान? रोकड़ बही में अंतर के कारणों का पता लगाना कि रोकड़ बही हमारे बैलेंस कम आ रहा है या बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो उसका कारण क्या है, उन कारणों का पता लगाना और उनको संतुलित करना। दूसरा उद्देश्य क्या है कि रोकड़ बही तथा पासबुक में लिखने में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि हो गई है तो उसको हम इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तीसरा उद्देश्य, व्यापार के स्वामी और प्रबंधकों को बैंक में रोकड़ की क्या स्थिति है इस बारे में सही ज्ञान और जानकारी होनी चाहिए। अब आइए आप नंबर 4। नंबर 4 में चौथा उद्देश्य हो सकता है रोकड़ बही के लिखने में होने वाली धोखाधड़ी, लापरवाही, गबन आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये 4 कारण ऐसे हैं जिनका उद्देश्य है बैंक समाधान विवरण करने। बैंक समाधान विवरण क्या बनाया जाता है, उसके क्या उद्देश्य है, तो उसके 4 उद्देश्य हैं। रोकड़ बही के अंतरों का कारण पता लग जाना। नंबर 2,
रोकड़ बही पासबुक लिखने में अगर कोई अशुद्धि हो गई है तो उस अशुद्धि को दूर करना। नंबर 3, व्यापार की स्वामी की और प्रबंधकों को, व्यापार की स्वामी प्रबंधकों बैंक में क्या रोकड़ की स्थिति है इस बात की सही जानकारी होना। और नंबर लास्ट, रोकड़ बही के लिखने में होने वाली धोखाधड़ी, लापरवाही, गबन आदि की जानकारी होना, उसकी रोकथाम कर सके। अब अगला पॉइंट आता है, रोकड़ बही और पासबुक में अंतर क्यों आ जाते हैं, क्या कारण है। 15-16 कारण होते हैं लगभग, मैं आपको बस बता रहा हूँ। रोकड़ बही और पासबुक में शीशों में अंतर का क्या कारण है। पहला कारण, चेक निर्गमित का मतलब हमने अपने लेनदारों को चेक काट दिया, लेनदार थे, पेमेंट उन्हें देता था, हमने उन्हें चेक निर्गमित कर दी, चेक उन्हें काट दिया, चेक निर्गमित की, परंतु भुगतान के लिए बैंक में वो पहुँचे नहीं और जिस तारीख को हम बैंक समाधान विवरण बना रहे थे उस तारीख तक वो लेनदार जिन्हें हमने चेक निर्गमित किए थे वो लेने के लिए बैंक में पहुँचे नहीं। स्थिति क्या होगी, चेक का भुगतान लेने नहीं पहुँचे तो स्थिति ये हो गई कि बैंक में तो पेमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि वो लेने नहीं पहुँचे और हमारी रोकड़ बही बैंक से कम बोल रही होगी। पहला कारण। दूसरा कारण, चेक बैंक में वसूली के लिए भेजे और अभी तक वसूल नहीं हुई। कुछ देनदार ऐसे थे जिन्होंने पेमेंट में हमें चेक दे दिया, उस चेक को हमने क्या करा, उस चेक को हमने बैंक में वसूली के लिए भेज दिए, कलेक्शन के लिए भेज दिए, लेकिन जिस तारीख को हम बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं उस तारीख तक चेकों का कलेक्शन नहीं हो पाया, चेकों की वसूली नहीं हो पाई, शेषों में अंतर आ जाएगा। तीसरा कारण, बैंक द्वारा वसूल की गई रकम ग्राहक के आदेश के अनुसार बैंक हमारे बहुत से कार्य करता है, जैसे ब्याज वसूल करेगा, किसी से लाभांश आना, किसी कंपनी से लाभांश की एकत्रित करेगा, प्राप्त बिल का भुगतान करेगा आदि। अगर वो प्राप्त बिल का भुगतान प्राप्त करेगा आदि, ये सब कारण ऐसे हैं जो बैंक द्वारा वसूल कर ली जाती है और सीधे हमारे खाते में जमा कर दी जाती है, हमें इसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो दोनों के शेषों में अंतर आ जाएगा। अगला है, किसी ग्राहक द्वारा व्यापारी के बैंक खाते में सीधा रुपया जमा करना। कोई ग्राहक है, उसने क्या करा, हमें पेमेंट देना, उसने पेमेंट सीधे हमारे खाते में ही क्रेडिट कर दिया, सीधे हमारे खाते में ही जमा कर दिया, बैंक द्वारा हमें इसकी कोई सूचना नहीं मिली, तो दोनों पासबुक में और कैश बुक के शेषों में अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार से बैंक द्वारा ग्राहक के आदेश अनुसार भुगतान करना, बैंक ग्राहक के आदेश के अनुसार, हमारे आदेश के अनुसार हमारे कुछ कार्य ऐसे करता है जिससे हमारा भुगतान हो जाता है। जैसे बीमा की किस्त दे, हमने बैंक को लिख कर दे रखा है कि हमारी वार्षिक किस्त बीमा कंपनी को दे दी जाए, तो बिना हमसे पूछे हमारे अकाउंट से वो पैसे उनको दे देता है, या किराया दे देता है, किसी देय पत्र का भुगतान कर देता है। तो ऐसा करने से भी हमारे कैश बुक में और पासबुक की शीशों में अंतर आ जाता है। बैंक ब्याज, बैंक ब्याज जो जमा राशि हमारी बैंक में होती है, बैंक उस पर हमें ब्याज देती है। वो ब्याज क्या करती है, वो हमारे अकाउंट में सीधे क्रेडिट कर देती है, जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है, लिहाजा हमारा शेष बढ़ जाता है और रोकड़ बही में शेष कम रह जाता है। बैंक हमारे अनेक कार्य करता है, जैसे लाभांश वसूल करता है, प्राप्त बिल का ब्याज लेता है, किराया देता है, किस्त देता है, देय बिल देता है, ऐसे बहुत से कार्य करता है जिसके बदले में वो हमसे कुछ चार्ज काट लेता है, कुछ बैंक में लेता है। वो बैंक में क्या करता है, वो सीधे हमारे अकाउंट से डेबिट कर लेता है, हमारे अकाउंट से काट लेता है, हमें उसकी सूचना नहीं होती। इस कारण से पासबुक में और कैश बुक में दोनों में अंतर आ जाता है। अगला है, वसूली के लिए चेक भेजेंगे और चेक अनादर हो गया। कहीं से हमें चेक मिला, किसी देनदार ने हमें चेक दिया, उस चेक को हमने क्या करा, कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिया, वसूली के लिए बैंक में भेज दिया। हुआ क्या, जब चेक का पेमेंट की बारी आई तो देखा उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, या उसके सिग्नेचर नहीं मिल रहे हैं, या उसकी डेट नहीं मिल रही है, किसी भी कारण से वो चेक हो गया हमारा अनादत हो गया। तो हम तो ये सोच रहे थे कि वो चेक हमने जमा कर दिया है, उसका पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो गया होगा, लेकिन चेक अनादत होने के कारण उसका पैसा हमारे यहाँ पर जमा नहीं हुआ, लिहाजा
कैश बुक में और पासबुक में अंतर हो जाएगा। चेक बैंक में भेजे, रोकड़ बही में लेखा नहीं हुआ। कहीं से चेक प्राप्त हुआ देनदार से, हमने उसको तुरंत बैंक भेज दिया, बैंक भेज दिया, लेकिन जल्दबाजी में हमने उसका लेखा अपनी रोकड़ बही में नहीं किया, अपनी कैश बुक में उसका लेखा करना भूल गए और चेक क्या हुआ, बैंक पहुंच गया। तो बैंक में तो वो राशि क्रेडिट हो गई, लेकिन हम अपने यहाँ पर क्रेडिट नहीं कर पाए, हम अपने यहाँ पर वो नहीं लिख पाए। इस कारण से रोकड़ बही और पासबुक में अंतर आ जाएगा। उसी तरह से चेक काटे हमने और रोकड़ बही में लेखा लिखने से छूट गए। हमने चेक निर्गत किए, हमने अपने लेनदारों को चेक काट दिए, लेकिन उसे हम गलती से लिखना भूल गए। तो ये ऐसे अनेक कारण हैं जिन कारणों से रोकड़ बही और पासबुक के शीर्षों में अंतर आ जाता है। ये अंतर दूर करने के लिए हम बैंक समाधान विवरण, अब है बैंक समाधान विवरण तैयार करना। बैंक समाधान विवरण तैयार करने की हम मुख्य दो विधियां होती हैं। नंबर 1 रोकड़ बही के शीर्ष द्वारा, नंबर 2 पासबुक के शीर्ष द्वारा। रोकड़ बही के शीर्ष द्वारा का मतलब है कि हमने बेस माना रोकड़ बही, पासबुक कहाँ पर है, बैंक। हमने बेस किसे माना, रोकड़। अब हम जो भी घटा सकते हैं या जो भी मत जोड़ सकते हैं वो केवल रोकड़ बही में ही जोड़ सकते हैं या रोकड़ में ही घटा सकते हैं। ये पहली विधि हो गई रोकड़ बही के शीर्ष द्वारा। दूसरी विधि क्या हुई, जब हम पासबुक को बेस मानते हैं, रोकड़ बही नहीं। अब हम रोकड़ बही में कोई चीज़ घटाएंगे या कोई चीज़ बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि पासबुक को बेस मानेंगे, पासबुक में ही कोई मद घटाएंगे या कोई मद जोड़ेंगे। इस तरह से दो विधियों का हम बैंक समाधान विवरण तैयार करने में लगाते हैं। दो तरह की विधियाँ, पहली विधि है रोकड़ बही के शीर्ष। अब ये विधि भी दो प्रकार से तैयार की जाती है रोकड़ बही के शीर्ष। पहली, नंबर 1 रोकड़ बही का शेष डेबिट होता है, कैश बुक का शेष डेबिट होता है, नॉर्मल सभी जानते हैं, सब पत्ती है, तो उसका जो है कैश डेबिट होता है। रोकड़ बही का शेष डेबिट, जो रोकड़ बही का डेबिट शेष होता है वही पासबुक में वही शेष क्रेडिट शेष होता है। यानी कि जो राशि हमारे यहाँ पर डेबिट में लिखी जा रही है वही राशि पासबुक में क्रेडिट में लिखी जा रही है। तो जो डेबिट शेष है इसका मतलब बैंक में रोकड़ बही में इतना रुपया हमारा जमा है, तो और यहाँ पर लिखा हुआ है पासबुक का क्रेडिट शेष, इसका मतलब है कि पासबुक में भी इतना रुपया जमा है। तो पहली विधि क्या होगी, रोकड़ बही का डेबिट शेष, अभी बताया मैंने, रोकड़ बही का जो डेबिट शेष होगा वही पासबुक का क्रेडिट शेष होगा। जो चीज़ हम डेबिट में लिखेंगे पासबुक वाले उसे क्रेडिट में शो करेंगे, जो चीज़ हम क्रेडिट में लिखेंगे पासबुक वाले उसे डेबिट में शो करेंगे। तो पहली विधि है रोकड़ बही का डेबिट शेष। इसका क्या मतलब है, बैंक में जमा राशि इतनी हमारी है, बैंक में इतना रुपया हमारा शेष है। दूसरा है रोकड़ बही का क्रेडिट शेष। क्रेडिट शेष इसका मतलब है कि रोकड़ बही का क्रेडिट शेष का मतलब या अधिक विकर्ष का मतलब या ओवरड्राफ्ट का मतलब कि बैंक में हमारा रुपया शेष नहीं है, बैंक में हमारा रुपया जमा नहीं है, बल्कि बैंक से हमने कर्जा ले रखा है, ओवरड्राफ्ट कर रखा है, अधिक विकर्ष कर रखा है, वो जमा राशि नहीं है, बैंक से हमने कर्जा लिया। रोकड़ बही दो प्रकार से बनाएंगे। पहली, रोकड़ बही का डेबिट शेष मतलब कितना शेष बैंक में जमा है उसकी बेस पर, और कितना कर्जा ले रखा है ये होता है दूसरी तरह। उसी तरह से दूसरा मेथड पासबुक के शेष द्वारा। पासबुक के शेष भी दो हो गए, एक तो पासबुक का क्रेडिट शेष, दूसरा पासबुक का डेबिट शेष। पासबुक के क्रेडिट शेष का मतलब क्या है कि पासबुक में कितने पैसे व्यापारी के जमा है, और डेबिट शेष का मतलब कि कितना कर्जा व्यापारी ने बैंक से ले रखा है। अब हम इसमें पहली विधि लेते हैं। सबसे पहली विधि रोकड़ बही के शेष द्वारा। रोकड़ बही के शेष में भी हम पहले खंड लेंगे, कौन सा, रोकड़ बही का शेष डेबिट होता है। इसमें हम कौन कौन सी मदें जोड़ेंगे और कौन कौन सी मदें घटाएंगे, अब मैं आपको अब हम पहली विधि लेते हैं रोकड़ बही के डेबिट शेष को आधार मानकर। डेबिट शेष को आधार मानकर
ये होगी हमारी मेन विधि पहली। इस विधि में हम रोकड़ वही का शेष लेंगे। रोकड़ वही के शेष का मतलब जितना रोकड़ वही के हमारे रुपये जमा है, जितने हमारे डेबिट में लिखे हुए, इसे हम रोकड़ वही का डेबिट शेष इसलिए कहते हैं। डेबिट का मतलब है कि हमारी जितने रुपये रोकड़ वही में जमा है उतने ही हमारे कहाँ पर जमा होंगे, बैंक में जमा होंगे। उस शेष को लेकर हम निम्नलिखित बातें जोड़ेंगे। जो भी शेष दे रखा होगा उस शेष में कुछ बातें जोड़ेंगे और जो घटाने वाली बातें होंगी उन बातों को घटाएंगे। पहली बात है चेक निर्मित की। चेक निर्मित का मतलब अपने लेनदारों को हमने चेक काटा, मान लीजिए 10,000 की चेक काटे, लेकिन भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं किए, लेकिन वो भुगतान के लिए बैंक में पहुँच ही नहीं है, तो 10,000 रुपये के अंतर आ गया। हम क्या करेंगे कि जो हमारा शेष है, कौन सा शेष है, रोकड़ वही का डेबिट शेष, उसमें 10,000 रुपये को जोड़ देंगे। यानी कि जो चेक हम काटते हैं वो चेक अगर बैंक में नहीं पहुंच रहे हैं तो उस राशि को हम रोकड़ वही के शेष में जोड़ देंगे। पहला। दूसरी मद है बैंक द्वारा व्यापारी को दिया गया ब्याज जिसका लेखा रोकड़ वही में नहीं हुआ। बैंक ने जमा राशि पर क्या करा, व्यापारी को ब्याज दिया, वो ब्याज जो है वो सीधे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया होगा, लेकिन रोकड़ वही में उसका कोई भी लेखा नहीं हुआ है। तो उस ब्याज की राशि को भी हम जो रोकड़ वही का डेबिट शेष होगा उसमें उसको जोड़ देंगे। तीसरी बात, बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से प्राप्त किया कोई ग्राहक ने यानी कि हमने, व्यापारी ने लिखित आदेश दे रखा है कि भाई वहाँ से हमारा लाभांश प्राप्त होगा, वो आपको प्राप्त करना है, वहाँ से हमारा ब्याज प्राप्त होगा, वहाँ से प्राप्त करना है। तो ये सब प्राप्त बैंक हमारे ब्याज पर, ग्राहक के ब्याज पर वो दूसरों से वसूल कर देता है, और जो उसने वसूल किया है उसे सीधे हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। रोकड़ वही में उसका लेखा नहीं हो पाता है, इसलिए उस राशि को जो उसने वसूल की है, चाहे लाभांश, चाहे उन्हें ब्याज या अन्य कोई उसने राशि प्राप्त करी है, कोई भुगतान प्राप्त किया है, तो उस राशि को भी हम रोकड़ वही के डेबिट शेष में जोड़ देंगे। अगला है आपका किसी ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में रुपया जमा करना। कोई कस्टमर, उस कस्टमर ने हमारा जितना भी पेमेंट था या आंशिक पेमेंट था, जो भी भुगतान उसे करना था, वो उसने सीधे हमारे खाते में क्रेडिट कर दिया, हमारे खाते में सीधा हमने जमा कर दिया, बैंक के खाते में जमा कर दिया, और हमारे पास कोई सूचना नहीं है जिसके कारण हमने रोकड़ वही में लेखा नहीं किया है। तो उस राशि को भी जो उसने सीधे हमारे बैंक में जमा कर दिया है, उस धनराशि को भी रोकड़ वही के डेबिट शेष में जोड़ दिया जाएगा। अगला है पांचवा, चेक जो रोकड़ वही में बिना लिखे, बिना लेखा किए बैंक में देती है। कोई चेक हमें मिला, कहाँ से मिलेगा, देनदार देंगे, देनदारों ने हमें चेक दिया, उस चेक को पहले हमें अपनी रोकड़ वही में चढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसे हमने अपनी रोकड़ वही में नहीं चढ़ाया और क्या करा, सीधे बैंक में दे दिया। बैंक में क्या होगा, चेक जमा होगा, चेक की धनराशि क्रेडिट हो गई, हमारे यहाँ पे तो लेखा हुआ ही नहीं, तो जो राशि वहाँ पे क्रेडिट हो गई है लेकिन हमारे अकाउंट में लिखना भूल गए हैं, कैश बुक में लिखना भूल गए हैं, तो उस राशि को भी हम रोकड़ वही के डेबिट शेष में क्या करेंगे, जो कैलकुलेट हो गए। ये हो गए आपके 5 पॉइंट। अब आया आपका छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में प्राप्य बिल संग्रह किए गए लेकिन रोकड़ वही में नहीं किए गए। प्राप्य बिल ऐसे बिल जिनसे हमें कैश प्राप्त होना है, रोकड़ प्राप्त नहीं है, वो बिल हमने कलेक्शन के लिए बिल की बैंक में और वहाँ पर वो कलेक्शन भी हो गई। प्राप्य बिल संग्रह किए गए, कलेक्शन हो गया सबका, लेकिन रोकड़ वही में उनका लेखा नहीं। इससे क्या होगा, बैंक में धनराशि ज़्यादा हो जाएगी और कैश बुक में धनराशि कम हो जाएगी, दोनों में अंतर आ जाएगा। तो उस राशि को भी हम रोकड़ वही के डेबिट में जोड़ देंगे। 7वां पॉइंट है पासबुक की क्रेडिट साइड में कोई भी अशुभ प्रविष्टि हो।
गलती से पासबुक की जो क्रेडिट साइड है उसमें हमने कोई रकम गलती लिख दी है या कोई अशुद्धि हो रही है तो उसे भी हम रोकड़ बही के डेबिट शीट में जोड़ देंगे। अब आता है लास्ट पॉइंट, 8 पॉइंट। चेक निर्मित किए, हमने अपने लेनदारों को चेक काट दिए, चेक निर्मित कर दिए। लेनदार चेकों को बैंक भी पहुंच गए भुगतान के लिए, उनका कैश करने के लिए, अपने हमारे चेक को कैश करने के लिए कहाँ पहुंच गए, वो बैंक भी पहुंच गए। लेकिन चेक जो है वो अनादर हो गए। ग्राहकों को चेक काट के दिए, सभी चेक कहाँ चले गए, बैंक में प्रस्तुत हो गए, लेकिन बैंक में जाकर वो हो गए अनादर हो गए। उनकी राशि वो क्रेडिट नहीं कर पाए, वो पैसे नहीं ले पाए और हमारे ग्राहक, तो वो जो राशि है वो राशि भी डेबिट शीट से हटा दी जाएगी। इस प्रकार से पहली विधि है रोकड़ बही की डेबिट शेष को आधार मानकर बैंक समाधान पेमेंट दिया जाता है। तो ये जो बातें हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 पॉइंट जो है, इनकी जो राशियाँ हैं वो सब राशियाँ डेबिट शीट में जोड़ जाएंगी। अब आती है वो राशियाँ जो कि इस डेबिट शीट में से घटेंगी। अब पहली विधि में इससे पहले मैंने बताई वो मदे जो कि डेबिट बैलेंस, पहली विधि चल रही थी रोकड़ बही की डेबिट शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार कर। इस विधि में जो जोड़ने वाली मदें थी वो मैंने लिखी, उन सब मदों को इसके बैलेंस में जोड़ा जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ ऐसी मदें जो इस डेबिट शीट में से घटेंगी, वो कौन कौन सी मदें हैं। पहली मद है चेक जो वसूली के लिए जमा किए लेकिन वसूल नहीं हुए। हमारे पास चेक आए, किन के आएंगे, देनदारों को चेकों को हमने कहाँ भेज दिए, बैंक, क्यों, वसूल कर, लेकिन वो वसूल नहीं हुए। जो उसकी धनराशि है, जितने वसूल नहीं हुए उस धनराशि को हम रोकड़ बही के डेबिट बैलेंस में से घटाएंगे। पहले सारी जो मदें थी वो सब जोड़ने वाली मदें थी। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये घटाई जाने वाली मदें। दूसरी है बैंक चार्जेज या कमीशन जो बैंक द्वारा वसूल किए गए लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिखे। बैंक हमारा बहुत सारा कार्य करता है, हमारे चेकों का भुगतान करता है, हमारे पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर करता है, चेक होते हैं उन्हें संग्रह करता है, प्राप्त विपत्रों का पैसा प्राप्त करता है, विपत्रों का भुगतान करता है, हमारे अन्य व्यय जितने भी होते हैं जो आदेश हम देते हैं उन व्ययों का भुगतान भी करता है। तो उसके एवज में बैंक हमसे कुछ चार्जेज लेता है, कुछ कमीशन लेता है। वो जो चार्जेज या कमीशन लेता है वो सीधे हमारे अकाउंट में से डेबिट कर देता है। चूँकि हमें रोकड़ बही में उसका वो नहीं होता है, लेखा नहीं होता, अतः उतनी राशि को जितनी उसने बैंक चार्ज में काटी है या बैंक कमीशन में काटी है उस राशि को हम डेबिट बैलेंस में से घटा देते हैं। इस तरह से दो चीज़ हो गई, ये भी मत घटाएंगे, ये भी मत घटाएंगे। अब आई तीसरी, बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया गया कोई भुगतान। बैंक ने हमारी तरफ से कोई भुगतान कर दिया है, मान लीजिए बीमा पॉलिसी का पेमेंट कर दिया है, या हमने किराए पर कोई बिल्डिंग है, हमने उस किराए का पेमेंट उससे करा दिया है आदि। अगर हम कोई व्यय कराते हैं तो वो सीधा हमारे खाते से काट लेते हैं, हमारे खाते से डेबिट कर देते हैं। लेकिन रोकड़ बही में उसका लेखा नहीं हो पाता है, अतः जो राशि उसने सीधी हमारी तरफ से कोई पेमेंट कर दी है उस राशि को भी हम रोकड़ बही की डेबिट शीट में से घटा देते हैं। चौथा है संग्रह के लिए भेजे गए चेक या बिल जो दृश्य हो। हमारे पास जो चेक आए थे देनदारों थे उन्हें हमने कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिया। जैसी कलेक्शन के लिए हम बैंक में भेज देते हैं तो हम अपने यहाँ पर जमा राशि बढ़ा देते हैं, लेकिन बैंक में क्या हो जाता है, वो चेक तिरस्कृत हो जाता है, अनादर हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो जब वो डिसऑनर हो जाता है तो बैंक में जमा राशि कम हो जाती है। तो जितने का चेक डिसऑनर होता है उस राशि को भी हम रोकड़ बही के डेबिट बैलेंस में से घटा देते हैं। पांचवा, चेक जो रोकड़ बही में लिख गए लेकिन बैंक में वसूली के लिए भेजने से रह गए। ऐसे चेक
जो हमारे पास कहीं से आए और हमने उसकी एंट्री तुरंत अपनी कैश बुक में कर ली, लेकिन जल्दीबाज, भूलवश या किसी कारण से हम उन्हें बैंक में भेजना भूल गए। ऐसी जो धनराशि होती है, चेक हमने रोकड़ भरी में लिख लिए हैं लेकिन बैंक में वसूली के लिए भेजने से रह गए हैं, ऐसे जो चेक की राशियाँ हैं उनको भी हम डेबिट शीट में से घटा देंगे। नंबर 6 पॉइंट, चेक निर्मित किए परंतु रोकड़ भरी में लिखने से रह गए। हमने अपने लेनदारों को, क्रेडिटर्स को चेक काटे, चेक हमने निर्मित कर दिए। जब हमने चेक काटे तो चेक निर्मित हो गए, लेकिन चेक काटने के बाद उन्हें हम अपनी रोकड़ भरी में लिखने से भूल गए। चेक काट दिए, लेनदार हमारे चेक ले गए, लेकिन उन्हें हम रोकड़ भरी में लिखना भूल गए। तो जब रोकड़ भरी में लिखने से भूल जाते हैं तो जितनी राशि के वो चेक थे जो हम लिखना भूल गए हैं उसको हम रोकड़ भरी के डेबिट शीट में से भी घटा देंगे। अब आया लास्ट पॉइंट, 7 नंबर, पासबुक के डेबिट पक्ष में, कैश बुक के नहीं, पासबुक के डेबिट पक्ष में यदि हम गलती से कोई एंट्री कर देते हैं, कोई भी लेखा जो भूल से हो गया है, गलती से हो गया है, उसको भी हम रोकड़ भरी की डेबिट शीट में से हटा देते हैं। इस तरह से 7 पॉइंट ये ऐसे हैं जो रोकड़ भरी के बैलेंस में से घटेंगे। और पहले लिखवाए थे वो संपत्ति जोड़ने वाली मनी थी, वो संपत्ति जोड़ी जाएंगी और ये संपत्ति घटाई जाएंगी। इस तरह से यही एक पहली विधि ही हमारी शेष तीनों विधि का आधार बनती है। हमें केवल यही मद याद करनी है, जोड़ने वाली मदें कौन कौन सी थी, घटाने वाली मदें कौन कौन सी थी। अगर ये दोनों मदें इस विधि में हम अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो यही विधि हमारी शेष तीनों विधि के लिए आधार बनती है। कैसे आधार बनती है, ये मैंने आपको अभी तक केवल एक विधि के नियम बताए। विधि का नाम था रोकड़ भरी का डेबिट शेष। रोकड़ भरी का डेबिट शेष यानी कि हमारे पैसे जमा है, रुपया भुगतान हमारा, कैश हमारा जमा है। किस में जमा है, पासबुक। तो जब कैश बुक में, पासबुक में डेबिट बैलेंस होता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसमें मैंने बताई थी कुछ मदों को जोड़ देते हैं, कुछ मदों को घटा देते हैं। जोड़ने वाली मदें कितनी थी, 8, घटाने वाली मदें कितनी थी, 7। तो उन 8 मदों को तो हम जोड़ देंगे और 7 मदों को हम घटा देंगे। अब दूसरी विधि आती है रोकड़ भरी का क्रेडिट शेष यानी कि अधिविकर्ष। अधिविकर्ष मैंने अभी बताई था आपको शुरू में। अधिविकर्ष का मतलब है कि हमारे पासबुक में हमारे कैश जमा नहीं है, बल्कि हमने बैंक से कर्जा लिया, अधिक पैसे निकाल रखे। उस स्थिति में यानी कि सेकंड विधि में जो हमारे फर्स्ट विधि के नियम थे, यानी कि 8 मदें जोड़ने वाली थी और 7 मदें घटाने वाली थी, वो जस्ट उल्टी हो जाएंगी। उल्टी का मतलब जो मदें हमें जोड़नी थी अब उन मदों को हम घटाएंगे और जिन मदों को हमें घटानी थी उन मदों को हम अब जोड़ेंगे। इस तरह से दूसरी विधि में अलग नियम लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अब तीसरा मेथड आया। तीसरा मेथड था पासबुक का क्रेडिट शेष। पासबुक का क्रेडिट शेष का मतलब ये भी मैंने शुरू में बताया था आपको। पासबुक के क्रेडिट शेष का मतलब है कि हमारे बैंक में पैसे जमा हैं। बैंक में पैसे, जैसे पहली विधि में रोकड़ भरी की डेबिट शेष और तीसरी विधि पासबुक का क्रेडिट शेष, ये दोनों सेम है। इसमें भी पैसे जमा है, इसमें भी पैसे जमा है, लेकिन इसमें जो नियम लगाएंगे वो पहले वाली नियम के अपोजिट ही लगाएंगे। अपोजिट का मतलब जो मदें हम जोड़ते थे उन मदों को हम घटाएंगे और जिन मदों को हम घटाते थे उन मदों को हम जोड़ेंगे। इसीलिए मैंने इसके सामने लिख दी है पहली विधि के सामने सेम का मतलब जो मैंने रोकड़ भरी के डेबिट और जोड़ने और घटाने वाली मदें लिखी थी वो सेम टू सेम ये काम करेंगे। सेकंड विधि में अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उल्टी मीन्स जो जुड़ने वाली मदें थी वो घट जाएंगी और जो घटने वाली मदें थी वो जुड़ जाएंगी। तीसरी विधि क्रेडिट शेष है। क्रेडिट शेष का मतलब बैंक में रुपया हमारा जमा है तो इसमें भी अपोजिट नियम है। जो मदें जुड़ने वाली थी वो मदें घट जाएंगी, जो मदें घटने वाली थी वो मदें जुड़ जाएंगी। अब बचती है हमारे पास लास्ट पासबुक का डेबिट शेष या अधिविकर्ष। डेबिट शेष या अधिविकर्ष का मतलब वही बैंक में कट जाए,
तो हम इसमें वही नियम लगाएंगे जो कि रोकड़े की पहली विधि में लगाया था, डेबिट बैलेंस वाली विधि में लगाया था। अर्थात जिन 8 बातों को जोड़ना था उन्हें जोड़ेंगे और जिन 7 बातों को घटाना था उनको हम घटाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चारों विधि में हमने नियम तो केवल एक ही दिया, सिर्फ 8 जोड़ने वाली पदें और 7 घटाने वाली पदें, लेकिन वही 8 जोड़ने वाली 7 वाली जो है वो हमारी शेष विधियों में भी कार्य करेंगे। क्रेडिट शेष में, रोकड़ बही का क्रेडिट शेष में और पासबुक के क्रेडिट शेष में, इन दोनों में तो अपोजिट नियम लगेंगे। दिया मैंने अपोजिट, और जो रोकड़ बही का डेबिट शेष है और पासबुक का डेबिट शेष है, डेबिट डेबिट, किसका डेबिट, रोकड़ बही का डेबिट और पासबुक का डेबिट, इन दोनों में सेम नियम लगेंगे। जो घटाने वाली मद है वो घटेंगी और जो जोड़ने वाली मद है वो जोड़ेंगे। इस तरह से हमारे पास अब चारों विधियों के नियम संकलित हो गए हैं। अब हम इन नियम के आधार पर अपने आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं।